हेलो, नमो नारायण। मैं डॉक्टर संतराम भारद्वाज, ज्योतिष अनुसंधान केंद्र होशियारपुर। आज हम ज्योतिष के विषय में वार्ता करेंगे। आज का हमारा विषय है 12 राशियों के स्वामी, उनके उच्च और नीच स्थान और जो 12 भाव हैं उनकी संज्ञाएं तथा किस भाव को क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले 12 राशियां, हमारे ज्योतिष के अनुसार जो हमारी 12 राशियां हैं, मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो मेष का स्वामी मंगल है, वृक्ष राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, मकर राशि का स्वामी शनि है और कुंभ राशि का स्वामी शनि है तथा मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हैं तथा जो शेष ग्रह है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये दो दो राशियों के स्वामी हैं। इन दो राशियों में एक राशि सम राशि है और दूसरी राशि विषम राशि है। जैसे हमारा मंगल, तो मंगल विषम राशि अर्थात मेष राशि का भी स्वामी है और सम राशि अर्थात वृश्चिक राशि का भी स्वामी है। इसी प्रकार से ये हमारे जो 5 ग्रह हैं ये दो दो राशियों के स्वामी हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ द्वादश भावों की। जो हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं उसमें इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में इसको विभक्त किया है। पहला भाग है केंद्र, 1, 4, 7, 10। इन भावों को केंद्र, कंटक और चतुष्टय संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अर्थात पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन भावों की केंद्र, कंटक और चतुष्टय संज्ञा कही गई है और इसको लक्ष्मी का योग भी कहते हैं, अर्थात लक्ष्मी का कारक भी इन भावों को माना गया है। इसके बाद जो इनके अगले अगले भाव हैं उनको, जैसे लगन के बाद कौन आया, दूसरा भाव, चतुर्थ के बाद आया 5वां भाव, सप्तम के बाद आया 8वां भाव और 10वें के बाद आया 11वां भाव। इनको पणभर संज्ञा कही गई है। और उसके बाद जो अगले भाव हैं 3, 6, 9 और 12, इनकी आपोक्लिंग संज्ञा की गई है, अर्थात आपोक्लिंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे जो 12 भाव हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में विभक्त कर दिया, केंद्र, पणभर और आपोक्लिंग। केंद्र में बैठा हुआ कोई भी ग्रह जो है वो बलवान होता है। जिस प्रकार से एक आदर्श वाक्य आता है कि यदि किसी का केंद्र में बृहस्पति हो तो अन्य ग्रह उसका कुछ नहीं कर सकते। केंद्रीयस्य बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, अर्थात जिसका केंद्र में बृहस्पति है वो सब प्रकार के उसके जो दुष्ट दोष है उनका नाश करने वाला होता है। तो केंद्र, इनको जो 1, 4, 7, 10 है, इनमें बैठा हुआ कोई भी ग्रह बलवान होता है और इसको लक्ष्मी का युग कारक भी कहा जाता है। और इनके साथ ही जो हमारे त्रिकोण भाव हैं, 5वां और 9वां भाव,
इसको नारायण की संज्ञा कही गई है। अर्थात हमारी कुंडली में जो 6 भाव हैं, 4 हमारे केंद्र और 5वां और 9वां भाव, इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। इनमें जितने से ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो उस जातक की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है। इसके बाद अब हम आते हैं इन ग्रहों की उच्च और नीच। अज वृख मृगांगना कुलीरा झस बण जऊ च दिवाकरादि तुंगा 10 सिखी मन युक्त तिथि इंद्रियांस विस्ति भिष ते अस्त नीचा। अर्थात मेष, सूर्य जो है मेष राशि के उच्च राशि का होता है और कितने अंश पर? 10 अंश पर। उसके बाद हमारा चंद्रमा आता है, तो चंद्रमा जो है वो वृक्ष राशि के 3 अंश पर उच्च का होता है। उसके बाद हमारा बुध आता है, आज वृक्ष मृग। उसके बाद हमारा मंगल आता है, तो मंगल जो है मकर राशि का उच्च का होता है और कितने अंश पर? 28 अंश पर। और उसके बाद आता है हमारा कौन सा ग्रह? बुध। तो बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का होता है और 15 अंश पे होता है। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो कर्क राशि में उच्च का होता है और 5 अंश पे होता है। उसके बाद आता है हमारा शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जो है वो मीन राशि का उच्च का होता है और उसके अंश है 27 अंश। उसके बाद आता है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो तुला राशि का उच्च का होता है और उसके अंश हैं 20 अंश में उच्च का होता है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि कितने ग्रह हमारे उच्च के बैठे हैं और जो जिस ग्रह की उच्च राशि है, जितने अंश पे वो उच्च का होता है, उसके 7वीं राशि जो है उसकी नीच राशि होती है और अंश उसके उतने ही होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे मेष राशि में सूर्य जो है उच्च का हुआ और 10 अंश पे है और उसके बाद तुला राशि के 10 अंश पे वही सूर्य हमारा परमो नीचो हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जब भी कोई कुंडली का अवलोकन करते हैं तो उसमें इन ग्रहों की स्थिति को देख करके कि कितने ग्रह हमारे उच्च के बैठे हैं, कितने ग्रह हमारे नीच के बैठे हैं, इन सभी को देख करके ही किसी के जन्म कुंडली का फलादेश हम कर सकते हैं। तो ये आज कुछ ज्योतिष की जानकारियाँ थी जो मैंने आज आपको दी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण।